जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो कि दोस्तों होंगे जनरल नॉलेज या फिर कहें दोस्तों तो जनरल अवेयरनेस को लेके। दोस्तों यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि यह सभी प्रश्न जिनसे निकलने वाले प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना कुछ समय गवाए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के कौन था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में माने जाते हैं और इन्हीं से भारतीय सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सिख धर्म है इसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत एक बहु धर्म वाला देश है दोस्तों, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी कई सारे दोस्तों धर्म अलग अलग यहाँ पर पनपे हैं समय के साथ दोस्तों। और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण धर्म दोस्तों सिख धर्म, और दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, नेशनल फ्लैग हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ध्यान से पढ़ के प्रश्न का उत्तर हर बार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले लंबाई है बाद में चौड़ाई है, इसलिए ध्यान रखना है कि लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 2 है। तो 3:2 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। कभी कभी एग्जामिनर प्रश्न को घुमाने के लिए चौड़ाई या लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, तो आपको यह चीजें समझकर उत्तर देनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में जो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है वह कौन सी है। तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन की जो सबसे निचली इकाई मानी जाती है दोस्तों वह मानी जाती है ग्राम पंचायत। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत को भारत का क्या माना जाता है, निचला इकाई, स्थानीय शासन की इकाई मानी जाती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे आगे केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर जिला प्रशासन होता है दोस्तों, उसके बाद स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत आता है दोस्तों। तो आपको यह सभी चीज़ें ध्यान रखनी कि समय के साथ इनमें परिवर्तन संभव होता गया है। ग्राम पंचायतों को कब सम्मिलित किया गया आप सभी जानते होंगे, 1959 में दोस्तों पहली बार ग्राम पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई थी दोस्तों, जिसमें राजस्थान में सबसे पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। खैर वो चीज़ें अलग हैं, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो प्रसिद्ध नृत्य कथकली है यह किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, दोनों में कन्फ्यूजन बार बार होता है। एक है दोस्तों कथक और दूसरा है कथकली, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कथकली से। दोस्तों कथकली है केरल राज्य का, और दोस्तों जो कथक है यह कहाँ का है दोस्तों, तो कथक है उत्तर प्रदेश का। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली दोस्तों कहाँ का है, तो कथकली है केरल राज्य का। अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गोल गुंबद, सॉरी गुंबद यहाँ पे है, गुंबद होगा, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो यह स्थित है बीजापुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों कि जो लघु गणक तालिकाएं थीं इनका आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया है जॉन नेपियर ने। दोस्तों जॉन नेपियर के द्वारा ये जो लघु गणक तालिकाएं हैं इनका आविष्कार किया गया था। वहीं अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है, जिसको हम लोग ज्वाइंटिस बोलते हैं दोस्तों, ज्वाइंटिस बोलते हैं, पीलिया रोग होता है दोस्तों हमारे शरीर का जो लीवर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, हिंदी में यकृत बोला जाता है दोस्तों। जब यह
पीलिया होता है तो यही यकृत या फिर लीवर कार्य करना बंद कर देता है। अच्छा, होता ऐसा क्यों है, क्या होता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में यकृत का कार्य है वसा का पाचन, वसा का पाचन। और दोस्तों जब हमारे शरीर में वसा का पाचन नहीं होता है तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है और यकृत का कार्य धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिसके कारण हमें पीलिया या फिर जॉइंटिस रोग होता है। आप सभी जानते हो कि पीलिया रोग में कहा जाता है कि आपको तैलीय पदार्थों से बचना होता है या फिर ऐसे चीज़ों से बचना होता है जिनमें वसा की मात्रा होती है। तो तेल कम करना पड़ेगा, बाकी उससे समय जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आपको कम खाना पड़ेगा, क्योंकि यकृत उस समय काम करना बंद कर देता है। तो आप उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ गए होंगे। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था महाराष्ट्र के तारापुर में। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय संविधान में तो 6 थे, लेकिन मूल संविधान में या फिर मूल रूप से इनकी संख्या कितनी थी मौलिक अधिकारों की? दोस्तों पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इनकी कुल संख्या 7 थी। कितनी थी? कुल संख्या 7 थी दोस्तों, जिनमें से कि एक जो मौलिक अधिकार है वह हटा दिया गया और उस मौलिक अधिकार का नाम था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। कौन सा दोस्तों? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो था दोस्तों, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद या फिर किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21 को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान जब इमरजेंसी लागू की जाती है आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों, तो उस समय हमारे मौलिक अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं और ऐसा कर सकता है हमारे देश का प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों हमारे सभी मौलिक अधिकार तो समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के समय में भी हटा नहीं सकता। और दोस्तों प्रश्न कभी कभी यह भी पूछ देता है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति करता है यह किस अनुच्छेद के तहत करता है? दोस्तों अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि आपातकाल के दौरान वह मौलिक अधिकारों का क्या कर सके? निलंबन कर सके। कुल 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, जिनका प्रावधान 352, 356 और दोस्तों 360 में वर्णित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्द है वायसराय। गवर्नर जनरल अलग होगा, इंपॉर्टेंट से है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल पूछेगा तो उसका उत्तर अलग होगा, गवर्नर पूछेगा तो उसका उत्तर अलग होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तब अलग होगा, भारत का पूछेगा तब अलग होगा। तो प्रश्नों को उत्तर देने से पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है भारत का पहला वायसराय। तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों जल्दी से कि अगला प्रश्न है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति आप सभी कर लीजिएगा। कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है यह संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोस्तों तो भारत का उपराष्ट्रपति संसद के राज्यसभा सदन का क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है उसका सभापति।
राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, जब भी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है तो वह स्वतः ही राज्यसभा का क्या हो जाता है, सभापति हो जाता है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया, जिसका नाम क्या है, वह निम्नलिखित संस्था कौन सी है? तो दोस्तों वह संस्था है योजना आयोग। आप सभी जानते होंगे दोस्तों 1950 के आसपास से योजना आयोग कार्य कर रही है, जिसको दोस्तों हम लोग प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों 2015 में इसी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। वह दोनों चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि सबसे पहले तो पूछता है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या फिर पूछ देगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मेरे भाई नीति आयोग हो या फिर योजना आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष होते हैं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों यह भी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाएंगे। दूसरा पूछ लेता है दोस्तों कि नीति आयोग को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग जाना जाता है किस उपनाम से, तो वह जाना जाता है दोस्तों थिंक टैंक के उपनाम से। थिंक टैंक के उपनाम से यह जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में रीट कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों भारत में जानते होंगे आप कि भारत में न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। और दोस्तों भारत में कुल ऐसे 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। जारी कौन करेगा भैया, तो न्यायालय करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी न्यायालय नहीं करते हैं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही दोस्तों यह अथॉरिटी है कि वह क्या कर सके, रीट जारी कर सके 5 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट जो करती है दोस्तों यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत करती है, और हाई कोर्ट जो करती है दोस्तों रीट जारी 5 प्रकार की, वह करती है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अच्छा, करती कब है, जब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, यदि इनका कोई वायलेशन करे, हनन करे, तो उस कंडीशन में न्यायालय इनके विरुद्ध क्या करते हैं, 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कौन करता है, कैसे करता है दोस्तों, हमने उसकी चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए अभी प्रश्न था मौलिक अधिकारों का, अब बात है मौलिक कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज का। दोस्तों कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वर्तमान में है। जैसे ही पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो तुरंत आपको ध्यान रखना है वह थी 10। कितनी थी दोस्तों, 10 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य थे, जिन्हें बाद में संशोधित करके एक अन्य जोड़ा गया दोस्तों। अब वर्तमान की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान की संख्या एक घट गई, बढ़ गई, तो 11 हो गया। और दूसरा पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, किस देश से। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो यह लिए गए हैं रूस देश से। और सबसे बड़ी बात कि इनको शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, और इसने जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया, तो इन्हीं की सिफारिश पर दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो समिति का नाम भी याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति जो कि राष्ट्रपति की होती है, यह किस देश से ली गई है। दोस्तों तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी यह जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया का वर्णन हमें आर्टिकल 54 में दिखाई देता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान हमें अनुच्छेद 54 में दिखाई देते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों तो जो है भारत का राष्ट्रपति होता है उसको शपथ या ओथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो वह दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो दोस्तों, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाते हैं। जो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में दोस्तों NV
रमन्ना। कौन है? एन वी रमन्ना है दोस्तों, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही भारत के राष्ट्रपति क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किया गया? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कह रहा हूं तो अंतर है। यदि वहां पर वित्तीय आपातकाल होगा तो अंतर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो अंतर होगा। तो आपको यह चीजें ध्यान रखनी। जब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी बोलेगा तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के प्रावधान आपातकालों की चर्चा है, जिनको क्रमशः 352, 356 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि उच्च सदन, जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं दोस्तों, के कुल कितने सदस्य हैं जिन्हें कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत की जो सदन है, संसद है, वह 2 सदनों में विभाजित है। एक है दोस्तों लोकसभा और दूसरी है दोस्तों राज्यसभा। और दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता था अभी तक कि दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता था। जैसे कि लोकसभा में वह 2 सदस्यों को मनोनीत करता था जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे। कहाँ से होते थे दोस्तों? एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे। लेकिन वर्तमान में यह पद्धति समाप्त कर दी गई है। अब से लोकसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन समुदाय को जो कि मनोनीत नहीं किया जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करें राज्यसभा की, जो किस प्रश्न में पूछा गया है, तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता था। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते थे। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा संविधान संशोधन जिसे हम लोग लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो दोस्तों यह है भारत का 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों यह संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया था और कई सारे नए प्रावधानों को जोड़ा गया था और कई सारी चीज़ों को समाप्त किया गया था। इसी कारण दोस्तों इसको हम लोग भारत का क्या बोलते हैं? इसी कारण दोस्तों भारत का हम इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। जैसे मैं दोस्तों की मैं बात कर लूँ कि इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा कई सारे अन्य प्रावधान दोस्तों जिसमें लघु संविधान अर्थात 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत किए गए थे, जिनकी चर्चा हम लोग अलग से डिटेल डिस्कशन में अलग से वीडियो में कर लेंगे। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर में जो राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? दोस्तों यह होता था 6 वर्ष का। दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभाएं समाप्त, मतलब कि उनके प्रावधान नहीं हैं, वहाँ पर राज्य विधानसभाएं कार्य नहीं कर रही हैं। लेकिन दोस्तों जब राज्य विधानसभा कार्य कर रही जम्मू कश्मीर में तो उस समय तत्कालीन उनके कार्यकाल कितने वर्ष के होते दोस्तों? तो 6 वर्ष के। हालांकि पूरे भारत में विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं जो विधान परिषद होती हैं दोस्तों, वह जो होती हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उनके सदस्यों का ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सदस्यों का, न कि उनका। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो दोस्तों जो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सदस्यों की नियुक्तियां की जाती हैं दोस्तों, यह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पूछ देता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 312 जो संविधान का है यह बात करता है भारत के अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जो शारदा अधिनियम है यह किससे संबंधित है? इसको हम लोग शारदा एक्ट के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। किससे दोस्तों? बाल विवाह से। जो चाइल्ड मैरिज होता था दोस्तों, पहले आप सभी जानते होंगे कि कम उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। तो इसी को समाप्ति के लिए जो सरकार ने कदम उठाया, जो एक्ट पास किया, उसको नाम दिया गया शारदा एक्ट। अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हमने अभी चर्चा की थी कुछ देर पहले कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग को किस योजना आयोग के
को समाप्त करके बनाया गया था। किसको समाप्त करके बनाया गया था दोस्तों? योजना आयोग को। और योजना आयोग 1950 से कार्य कर रही है और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं इसे थिंक टैंक के उपनाम से। अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को बौना ग्रह मान लिया गया है वर्तमान में दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं पहले ग्रहों की संख्या 9 स्थापित की गई थी, 9 मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों 2006 में अगस्त के महीने में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा दोस्तों क्या किया गया? यह जो प्लूटो है इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अर्थात अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ग्रह की 2 नियम स्थापित किए गए हैं IAU के द्वारा। वो ये हैं कि कोई भी जो ग्रह होगा दोस्तों वह एक निश्चित पथ पर ही परिक्रमा करेगा सूर्य की, पहली चीज। दूसरा कि जब वह परिक्रमा करेगा तो वह किसी अन्य के पथ को नहीं काटेगा, वह केवल और केवल अपने पथ पर ही परिक्रमा करेगा, किसी दूसरे ग्रह के पथ को नहीं काटेगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्लूटो है यह परिक्रमा के दौरान दूसरे ग्रह की जो पथ है उसको 2 बार यह क्या करता है? कट करता है, जिसके कारण दोस्तों इसे जो ग्रह की श्रेणी या परिभाषा है उसके अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों वर्तमान में जो यह ग्रह है अब इसे किस रूप में मान्यता मिली दोस्तों? तो यह मान्यता मिली है एक बौने ग्रह के रूप में। अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनको हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कई जगह तूफानों के अलग अलग उपनाम हैं, आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग उपनामों के नाम। तो इसमें से टाइफून है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने सुना होगा हरिकेन का नाम सुना होगा। तो हर चीज़ें अलग अलग हैं दोस्तों। यह जो चीन सागर है इसमें उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इसको नाम दिया गया है टाइफून। अब यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है घुमा के कि चीन में उठने वाले जो टाइफून तूफान है यह किस प्रकार का चक्रवात है? निम्न कटिबंधीय चक्रवात है, किस प्रकार का है? तो आपको ध्यान रखना होगा यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो आपको इसकी प्रवृत्ति एवं स्वरूप को भी ध्यान में रखना होगा। तो प्रश्न कैसे भी पूछे आपको तैयार रहना है और पढ़कर जाना है। अगले प्रश्न तब चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जो हमारा हिमालय दोस्तों यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आप सभी जानते हैं दोस्तों पर्वत की कई श्रेणियां एवं प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। तो हमारा जो हिमालय है द ग्रेट हिमालय दोस्तों यह किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? तो यह एक वलित पर्वत है। क्या दोस्तों? यह एक वलित पर्वत है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है उसे किस रूप में या किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वह जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है। कभी कोई पूछता है कि इंदिरा गांधी को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों? तो इनको आयरन लेडी के नाम से जानता है, लौह महिला कह रहे हैं दोस्तों, तो इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ध्यान रखेंगे मैं बात कर रहा हूं नागरिक पुरस्कार की, सिविलियन अवार्ड की। तो भारत में दोस्तों जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वह है दोस्तों भारत रत्न। भारत में दोस्तों 2 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। एक अवार्ड दोस्तों जो होता है जो हमने अभी बात की नागरिक पुरस्कार, दूसरा होता है दोस्तों सैन्य पुरस्कार जो सेना के लोगों को दिया जाता है। तो सैन्य पुरस्कार अलग है, इसमें परमवीर चक्र, शौर्य चक्र जो चीज़ें होती है दोस्तों वो अलग है, वीर चक्र अलग है। तो ये सब सैन्य पुरस्कार हैं। और दोस्तों जो सामान्य नागरिकों को दिया जाता है वो होते हैं दोस्तों नागरिक सम्मान। और नागरिक सम्मान में भारत का सबसे सर्वोच्च या फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों वह है भारत रत्न। दोस्तों हमने भारत रत्न के ऊपर अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसमें इसकी शुरुआत कब हुई, कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसको प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, इन चीज़ों से संबंधित बहुत ही बुलेट पॉइंट में और बहुत ही कम समय में टू द फोकस वीडियो हमने बनाई दोस्तों। तो वीडियो को जाइए वहाँ पर देखिए, वॉच आउट करिए। वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल वाले बटन पर जाइए और उसको चेप दीजिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।